अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्राइम बीट के साथ मैं हूं वसीम अब्बास। नाज़रीन, ताकत, दौलत और ताल्लुकात अक्सर इंसाफ पर गालिब आती हैं। आज हम एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके पास हुस्न था, शोहरत थी और दौलत थी, मगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं। और ये कहानी है अदाकारा और रक्कासा नादरा की। नाज़रीन, नादरा का ताल्लुक लाहौर के इलाके हीरा मंडी से था। एक ऐसा इलाका जो सदियों से फ़न, रक्स और मौसीकी की पहचान रहा, मगर बदनामी भी इसी के साथ जुड़ी रही है। नादरा ने कम उम्री में ही रक्स सीख लिया। उसके कदमों में रवानी थी, उसकी आंखों में एतमाद था और उसके अंदाज में वो कशिश थी जो देखने वालों को रोक लिया करती थी। वक्त के साथ नादरा स्टेज से फिल्मों तक पहुंच गई। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में उसका रक्स एक शनाख्त बन गया और उसका नाम शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा। शोहरत के साथ साथ दौलत आई और दौलत के साथ ताकत। नादरा सिर्फ एक फनकारा नहीं रही, वो एक बाअसर खातून बन गई। गुलबर्ग में उसकी कोठी हुआ करती थी, गार्डन टाउन में रिहाइश थी, हीरा मंडी में उसकी 6 मंजिला इमारत आज भी मौजूद है। उसके पास सैकड़ों तोले सोना था, कीमती हीरे और करोड़ों रुपए की नकदी भी मौजूद थी। नादरा अपनी जिंदगी के फैसले खुद किया करती थी और यही खुदमुख्तारी कई लोगों को खटकने लगी। इसी दौरान नादरा की जिंदगी में मलक एजाज दाखिल हुआ, एक सुनार जो सोने और जेवरात का कारोबार किया करता था। ना वो शोबिस से ताल्लुक रखता था और ना ही किसी ताकतवर खानदान से उसका कोई ताल्लुक था। इब्तदा में वो नादरा का मद्दाह बना, फिर दोस्त और फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आता चला गया। तोहफे दिए गए, जेवरात दिए गए, तवज्जो दी गई और नादरा को यही तवज्जो अच्छी लगने लगी और देखते ही देखते ये ताल्लुक शादी तक कब जा पहुंचा पता ही ना चला। शादी का फैसला अचानक हुआ, ना कोई बड़ी तकरीब हुई, ना कोई तवील ताल्लुक की तारीख बनी। शादी के बाद मलिक एजाज नादरा की जिंदगी में और भी गहराई से दाखिल होता चला गया। उसकी जायदाद, उसके बैंक अकाउंट्स और उसके जेवरात सब मलिक एजाज की नजर में आए। नादरा के पुराने दोस्त और करीबी लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होते चले गए और घर का माहौल भी बदलने लगा। नहीं, शादी के सिर्फ 7 माह बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस रिश्ते की बुनियादें हिलाकर रख दी। मलिक एजाज ने नादरा से 5 करोड़ रुपए कर्ज मांग लिया। सवाल यह था कि एक सुनार को अचानक इतनी बड़ी रकम क्यों दरकार थी, मगर नादरा ने बगैर ज्यादा सवाल किए और सोचे ये रकम मलिक एजाज को दे दी। इसके बाद नादरा के रवैये में तब्दीली आना शुरू हुई। वो करीबी लोगों से कहने लगी कि उसे अपना फैसला गलत लगने लगा है। घर में झगड़े मजीद बढ़ गए हैं, एतमाद खत्म होने लगा और नादरा खुद को गैर महफूज महसूस करने लगी। कत्ल से कुछ दिन पहले नादरा ने अपने करीबी हलकों को बताया कि इसे फोन पर अजीब कॉल्स मौसूल हो रही हैं। उसे लगता है कि कोई उसकी नकलो हरकत पर नजर रखे हुए। वो एक खौफ में मुब्तला थी जिसे वो पूरी तरह बयान नहीं कर पा रही थी। वो बस इतना कहती थी कि अगर उसे कुछ हो जाए तो कुछ लोगों को इसका जिम्मेदार समझा जाए। फिर वो तारीख रात आई, 6 अगस्त 1995 की। लाहौर की एक गर्म और साकित रात। नादरा अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ खाना खाकर वापस घर की तरफ लौट रही थी। घर जाने का महफूज और सीधा रास्ता मौजूद था, लेकिन गाड़ी को यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल के पीछे एक सुनसान सड़क की तरफ मोड़ दिया गया। ये फैसला आज तक एक सवाल है। अचानक एक मोटरसाइकिल सवार सामने आता है, ना कोई डकैती की कोशिश होती है और ना कोई मुतालबा किया जाता है। पिस्तौल गाड़ी के अंदर आती है और सिर्फ एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली नादरा की कनपटी पे लगी, दिमाग को चीरती हुई बाहर निकल गई। नादरा ने अपने बच्चों की आंखों के सामने मौके पर ही जान की बाजी हार दी। कातिल अंधेरे में फरार हो जाता है और कत्ल के बाद सवालात जन्म लेने लगते हैं कि कुछ लूटा क्यों नहीं गया, सिर्फ नादरा को ही क्यों निशाना बनाया गया, ये गाड़ी सुनसान रास्ते पर क्यों गई थी, शीशा पहले से खुला क्यों था, और सबसे अहम सवाल ये कि शूटर बिल्कुल महफूज क्यों रहा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन इब्तिदा से ही तफ्तीश कमजोर नजर आई। तफ्तीशी अफसर बदलते रहे, केस फाइल एक मेज से दूसरे मेज पर घूमती रही। शवाहिद मुकम्मल तौर पर इकट्ठे नहीं किए जाते। खबरें सामने आती हैं कि मामला दबाने के लिए भारी रकूम पेश की जा रही हैं। कहा जाता है कि 30 लाख रुपए में बहुत कुछ खामोश करवा दिया गया। नादरा की वालदा और खानदान इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे। एक माँ का दर्द भरा जुमला तारीख बन जाता है कि मेरी बेटी के कत्ल का एक पाई मोल नहीं पड़ा। यह सिर्फ एक माँ की फरियाद नहीं थी, पूरे निजाम पर एक सवाल था। मलिक एजाज पर उंगलियां उठती रही, लेकिन कभी मजबूती से ये उंगलियां ना उठी। वो नादरा के सबसे करीब था, वो उसकी दौलत के सबसे ज्यादा करीब रहा करता था और वही सबसे ज्यादा
فائدے میں بھی نظر آ رہا تھا، مگر قانون کی نظر میں وہ ہمیشہ ایک غیر واضح کردار ہی رہا۔ نادرا کو گولی کس نے ماری اور کیوں ماری، یہ ایک سوال تھا، اور یہ قتل صرف ایک شوٹر کا کام ہے یا اس کے پیچھے کوئی منظم سوچ ہے؟ یہ ایک ایسی کہانی تھی جس کے دھاگے بہت پہلے بنے جا چکے تھے۔ یہ صرف نادرا کا قتل نہیں تھا، یہ ایک ایسے معاشرے کا قتل تھا جہاں طاقتور عورت اکثر اکیلی چھوڑ دی جاتی ہے، اور آج بھی لاہور کی فائلوں میں نادرا کا نام انصاف کا منتظر۔